आज के अनंत का फंडा के एपिसोड में सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं ईपैक ड्यूरेबल्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। बेस से लेकर एडवांस सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं। 2019 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी काम करती है ओडीएम, ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर्स। देखिए ओडीएम्स क्या होता है, जब भी कोई एक बड़ी कंपनी होती है उसको अपने प्रोडक्ट का एक पर्टिकुलर पार्ट किसी थर्ड पार्टी से बनवा के इंटीग्रेट करना होता है, तो वो यहां पे कनेक्ट करती है ओडीएम से। तो ये जो मेन कंपनी है ईपैक ड्यूरेबल्स लिमिटेड, ये ओडीएम के जैसे काम करती है मेनली रूम एयर कंडीशनर्स के लिए एंड इवन अप्लायंसेस के लिए। आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट होने वाली है, ओपन होगा 19th ऑफ जैन को, क्लोज होगा 23rd ऑफ जैन को, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डिसाइड हो जाएगा 24th को, रिफंड उसी के साथ साथ शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे 25th को, और लिस्टिंग की टेंटेटिव डेट है 29th ऑफ जैन। उससे पहले पहले लिस्टिंग होने की एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है। रिटेल कैटेगरी में एक लॉट होने वाला है 65 शेयर्स का, 140950 रुपीज का एक लॉट हो जाएगा। प्राइस बैंड यहां पे रखा गया है 218 से लेके 230 का। रिटेल कैटेगरी में हमेशा हमें कट ऑफ प्राइस को टिक करना होता है और एचएनआई कैटेगरी में 230 के प्राइस को चूज करना होता है। एचएनआई स्मॉल में 14 लॉट्स का एक बास्केट बनेगा, 2,09,300 रुपीज का एक बास्केट हो जाएगा, और एचएनआई बिग कैटेगरी में 67 लॉट्स का एक बास्केट होगा, जहां पे 10,01,650 रुपीज का एक बास्केट बन जाएगा। आईपीओ से पहले प्रमोटर की होल्डिंग थी 85.49% और आईपीओ के बाद रह जाएगी 65.36%। टोटल आईपीओ का साइज है 640 करोड़ का, जिसमें से 400 करोड़ का है फ्रेश इशू, 240 करोड़ का है ऑफर फॉर सेल। एनएसई बीएसई दोनों पे यहां पे लिस्टिंग होने वाली है। 50% है क्यूआईबी, 35% है रिटेल एंड 15% है एचएनआई। यहां पे अगर आप चेकआउट करोगे ना, तो जो कंपनी का साइज बन के आ रहा है वो काफी कंट्रोल्ड है। एक छोटी कंपनी है, कोई बड़ी कंपनी हम नहीं कह सकते। नेक्स्ट, अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं कि इसका जितना भी पैसा रेज होगा वो कहां पे यूज होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को फंड करने के लिए, प्रीपेमेंट करने के लिए अपने कुछ लोन्स को। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा सा ऑन हायर साइड है, तो वो उसे कंट्रोल में करने के लिए अपने लॉन्ग टर्म डेट का, देखिए कंपनी के पास जो टोटल डेट है ना, उसमें से अच्छा खासा पार्ट शॉर्ट टर्म डेट के लिए, थोड़ा पार्ट है लॉन्ग टर्म डेट के लिए। जो लॉन्ग टर्म डेट है उसे वो थोड़ा सा प्रीपे करना चाहते हैं एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। फाइनेंशियल्स के ऊपर नजर डालोगे तो 520 करोड़ का था टोटल एसेट्स 2021 में, आज के दिन 1000 करोड़ के ऊपर है, अच्छी ग्रोथ रेट है। रेवेन्यू की बात करोगे तो अब 66% के ऊपर की ग्रोथ आपको मिल रही है 2022 के कंपैरिजन में 2023 में। इन दी सेम वे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आपको 83% की ग्रोथ रेट मिल रही है। 2022 में था 17 करोड़, 2023 में पहुंच गया है 31 करोड़। देखिए जो अभी ग्रोथ आई है ना, जब भी कोई कंपनी छोटी होती है उसे ग्रो करना काफी इजी होता है। जब कंपनी एक साइज तक पहुंच जाती है वहां से ग्रो करना काफी डिफिकल्ट होता है। इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। सपोज करते हैं अभी आपकी ट्रेडिंग कैपिटल 1 लाख से 5 लाख तक ले जाना उसे बहुत आसान होता है, पर 5 लाख से 25 लाख ले जाना डिफिकल्ट होगा, 25 लाख से 5 करोड़ ले जाना और डिफिकल्ट होगा। जैसे जैसे आपका साइज बढ़ता जाता है आपकी ग्रोथ में हिंड्रेंसेस आते जाते हैं। छोटी कंपनी में अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाए तब भी काम चल जाता है, पर जैसे ही कंपनी बड़ी होती है वहां पे दिक्कत आती है। इतना मैंने आपको एक्सप्लेन इसलिए किया है, कई बार क्या होता है रीसेंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ग्रोथ को देख के हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। देखिए अच्छे फिगर है, हमें दिक्कत नहीं है, पर आपको वैल्यूएशन पे भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ये आगे कितना सस्टेन हो पाएगा इस पे क्वेश्चन मार्क हमेशा बना रहता है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक ठीक है, अच्छा नहीं कहूंगा। रिटर्न ऑन इक्विटी है 14.68% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 18.85% का। पी रेशियो देखें हम तो आईपीओ से पहले का पी रेशियो, मतलब जब तक आईपीओ लिस्ट होता है उससे पहले 56 का पी रेशियो है, और आईपीओ के बाद हो जाता है पी रेशियो 400 के ऊपर का, जो एक काफी हाई वैल्यूएशन है। थोड़ा सा हमारे लिए रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, मतलब कंपनी जो आईपीओ ला रही है वो सस्ता किसी भी हालत में नहीं ला रही, ये हमें वैल्यूएशन बताता है। अगर हम पीयर कंपैरिजन में करते हैं तो पीयर कंपैरिजन में सबसे पहली कंपनी आती है जिसका नाम है अंबर एंटरप्राइज। देखिए जो इसके पीयर कंपैरिजन है ना, पीयर कंपैरिजन में आपको एलन इलेक्ट्रॉनिक्स एक फिर भी लगेगा कि हाँ ठीक है, थोड़ी सी छोटी कंपनी है जिसका पी रेशियो 24 के आसपास है, और ये कंपनी का जो पी रेशियो आ रहा है वो एलन इलेक्ट्रॉनिक्स से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, इट्स ओके। पर इसके अलावा बाकी जितने भी पीयर कंपैरिजन है, चाहे वो डिक्सॉन हो, चाहे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हो, चाहे अंबर हो, इन सबके साइज थोड़े से बड़े हैं, तो उस साइज को आपको ध्यान रखना होगा। स्पेशली अंबर और डिक्सॉन की मैं बात करूं तो डिक्सॉन का पी रेशियो चल रहा है 140 का, अंबर का पी रेशियो चल रहा है 66 का। तो इस कंप्लीट सेगमेंट में पी रेशियो थोड़ा सा हाई चल रहा है, बिकॉज आने वाले समय में ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है। पर यह कंपनी, हमें यह बात माननी पड़ेगी कि आईपीओ सस्ता तो नहीं दे रही किसी भी हालत में, यह हमें बैक ऑफ द माइंड रखना पड़ेगा। फाइनली, इससे पहले कि हम फाइनल अपडेट पे जाएं, अगर हम बात करें आज के दिन ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है एज पर सोर्सेस इस आईपीओ का, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम प्राइस चल रहा है 26 का। कल तक प्राइस चल रहा था 10 to 12 रुपीज का, आज बढ़ के 26 का हो गया, यानी कि 11% के आसपास की लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है।
रिटेल में अलॉटमेंट आता है तो 1300 रुपीज का प्रॉफिट और एचएनआई कैटेगरी में 18,000 रुपीज की प्रॉफिट की आज के दिन एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है ग्रे मार्केट प्रीमियम में। कंप्लीट इस आईपीओ को कंक्लूड करूं उससे पहले अगर अभी तक भी आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो फ्री में डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको हमारी टीम की कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट है किसी भी चीज में, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे वो डीमैट ओपन करने में हो, फॉर एग्जांपल आपको एचएफ का ओपन करना हो जो फिजिकल ओपन होता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक और सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स और डिटेल्स दी हुई है, आप वहां पे कनेक्ट कर सकते हो। ये एक ऐसा आईपीओ जिसके लिए मैं न्यूट्रल सा हूं, मतलब ना ही इस आईपीओ को देख के मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, ना ही मैं अपसेट हूं। अपसेट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सेगमेंट अच्छा है, ये एक ऐसी कंपनी है जो सेगमेंट इतना अच्छा है कि आने वाले समय में ग्रोथ देगा। अब एक्साइटेड क्यों नहीं हो? क्योंकि कंपनी का वैल्यूएशन भैया मुझे समझ नहीं आया, थोड़ा सा महंगा दिख रहा है मुझे वैल्यूएशन, जिसकी वजह से मेरा एक्साइटमेंट कंट्रोल हो गया। ग्रे मार्केट प्रीमियम में काफी कुछ डिपेंड करेगा मार्केट के ऊपर। अगर मार्केट वापस से 21,250 के जो रीसेंट लोस लगे हैं उसे वापस से नीचे की साइड में ब्रेक डाउन करता है तो हो सकता है अभी जो आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा हो, क्योंकि ये बहुत कम है, जीएमपी गायब ही हो जाए। तो मैं पर्सनली इस आईपीओ में डिसीजन बनाऊंगा सब्सक्रिप्शन देख के। अगर एचएनआई कैटेगरी में 6 या 7 गुना के ऊपर का सब्सक्रिप्शन जा रहा होगा तब तो मैं इस आईपीओ में दिमाग लगाने की कोशिश करूंगा, वरना मैं कहूंगा कोई बात नहीं। एक आईपीओ ऐसा भी आ गया जिसमें मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, मैंने कहा चल ठीक है, तू आया तू गया, कोई बात नहीं। अगर थोड़ा बहुत लिस्टिंग में प्रॉफिट भी होता है तो मैं इसको अवॉइड करने के लिए रेडी हो जाता हूं, इस तरीके का सोच लूंगा। तो सब्सक्रिप्शन के ऊपर बेस रहेगा मेरा पर्सनल डिसीजन। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले हम आज के दिन बात कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में और डिस्कस करते हैं। हमने कल ही क्या डिस्कस किया था, जब भी किसी भी पर्टिकुलर शेयर में कुछ भी गड़बड़ होगी, पहले दिन मैं पर्सनली ज्यादा उसमें भाग के काम नहीं करता, सेकंड डे वेट एंड वॉच करता हूं। यूजुअली 2.5 दिन पे वो अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास होता है और 2.5 दिन पे एक रिवर्सल का चांस बनता है। तो कल के दिन काफी इंपॉर्टेंट होगा ये देखना। देखिए, अगर एचडीएफसी बैंक को अपनी स्ट्रेंथ की स्लाइटेस्ट ऑफ द स्लाइटेस्ट हिंट देना है तो कल इसके पास सबसे अच्छा समय है जहां पे इसे बाउंस बैक देने के चांसेस होते हैं, बिकॉज 1450 का एक इंपॉर्टेंट पुराना सपोर्ट लेवल भी है, तो इसे वॉच आउट करना जरूरी होगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहां पे कोई रिकमेंडेशन दे रहा हूं, प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस 2.5 दिन के फंडा को स्टडी करने के लिए कैसे लाइव एग्जांपल में ये यूज होता है आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। निफ्टी में अगर आप चेकआउट करोगे तो निफ्टी ने अगेन आज एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट से बाउंस बैक किया है। इंट्राडे चार्ट पे देख के चेकआउट करते हैं। देखिए, जिस तरीके से आज के दिन मार्केट ने 21,200 के लेवल को सपोर्ट में रखा है और 21,200 के लेवल को रिस्पेक्ट किया है, अभी फॉर दी टाइमिंग इस पूरे वीक के लिए 21,200 के आसपास का लेवल, 250 का लेवल आप मान लीजिए, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हो गया है। कल के दिन मार्केट में अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग होती है या फिर हल्की फुल्की गैप ओपनिंग होती है, तीनों ही सिचुएशन में कभी भी मार्केट में 21,500 550 के लेवल कटते हैं पॉजिटिव साइड पे, तो एक पॉजिटिव साइड का मूव यहां पे हमें मिलने की एक्सपेक्टेशंस होती है। तो कल हमें देखिए, मार्केट को टूटते हुए भी समय हो गया है, इंटरनेशनल मार्केट को टूटते हुए भी कल के दिन 2.5 दिन का फंडा लग रहा है। इन सभी सिनेरियो में कल एक बाउंस बैक के लिए यहां पे हमारे लिए एक इंट्राडे में अपॉर्चुनिटी बन सकती है, जिसे बैक ऑफ द माइंड रखना पड़ेगा। अगर वापस से इस बार 21,300 के लेवल नीचे की साइड कटते हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अगली बार आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में भी पेन दिख सकता है। अभी तक जो मार्केट में फॉल आया है पिछले 2 दिनों में, आपका स्मॉल कैप, मिड कैप, एसएमई कुछ भी नहीं टूटा है, मतलब 1-2-3% तो वहां पे मानते नहीं कि कोई करेक्शन हुआ है। पर अगली बार अगर यहां पे पेन आता है तो वहां पे आपके लिए सिचुएशंस खराब हो सकती है, इसे बैक ऑफ द माइंड रखिएगा और प्रॉपर्ली अपने काम कर लीजिएगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो आज के दिन हमने बात करी थी कि अगर मुझे बाउंस बैक के लिए प्ले करना होगा, और जो मैं आज के दिन प्ले भी करूंगा, तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी ने एक ठीक ठाक बाउंस बैक दिया, बाउंस बैक में इस लेवल पे रेजिस्टेंस आया, तो अब बैंक निफ्टी के लिए ये वाला जो लेवल है ना, ये आपके लिए मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो रफली हो जाता है 46,250 का। तो 46,250 के ऊपर तो यहां पे स्ट्रेंथ है। इवन अगर मार्केट में 45,300 के आसपास वापस से बैंक निफ्टी जाता है और थोड़ा सा सपोर्ट लेता हुआ दिखता है, तो ये बाउंस बैक भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। और अगर बैक टू बैक 2 से 3 कैंडल 45,300 के नीचे बन जाती है, या फिर मार्केट में मेजर गैप डाउन हो जाता है 45,300 के नीचे, तो आपके लिए दिक्कतें बढ़ जाएगी। तब तो फिर आपको थोड़े समय के लिए, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए। कल अगर मार्केट को जेन्युइनली, देखिए अभी 2 दिन में मार्केट में खराबी हुई है, हमें सभी को पता है, पर अगर मार्केट को जेन्युइनली कल के दिन दिखाना है कि नहीं भाई, अभी जो ये करेक्शन था ये एक रनिंग करेक्शन था और मुझे वापस से बाउंस बैक करना है, तो इन नॉर्मल सिचुएशन एटलीस्ट बैंक निफ्टी में एक गैप अप हो, गैप अप होकर मार्केट सस्टेन करे और वापस से फॉलो थ्रू दे, ये बेस्ट के सिनेरियो हो जाता है, जिसके ऊपर नजर रहेगी। मैं ट्रेड की बात नहीं कर रहा, ट्रेड को अलग रखिए,
मार्केट का स्टैंड आने वाले 15 दिनों के लिए इसी चीज से डिसाइड होगा। क्या मार्केट आने वाले 1 से 2 दिन में स्ट्रेंथ दिखाता है क्या, फॉलो थ्रू दिखाता है क्या, उसके ऊपर नजर स्पेशली रख लीजिएगा। अभी तक स्मॉल कैप मिड कैप में पेन नहीं आया है, पर अगर अब मार्केट यहां पे भी नहीं संभला तो आने वाले समय में आपको वहां पे भी पेन दिखेगा। नीचे की साइड अगर मार्केट जाता है तो बैक ऑफ द माइंड रख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे ना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। एक इंपॉर्टेंट वीडियो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड, चेकआउट करना मत भूलिएगा।